महाराष्ट्र में चुनाव के नतीजे आए 3 दिन गुजर चुके हैं और ज़बरदस्त एक तरह से जनादेश मिला है महायुति को। इसके बावजूद मुख्यमंत्री पद पर अभी तक सस्पेंस बना हुआ है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री पद को लेकर कुछ खींचतान भी चल रही है और इस सब के बीच एकनाथ शिंदे जो मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के और शिवसेना के अध्यक्ष हैं, उन्होंने थोड़ी देर में ठाणे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बात की है। चुनाव नतीजे आने के 4 दिन बाद भी मुख्यमंत्री का नाम तय नहीं हो पाया है। जहां शिवसेना के नेता और कार्यकर्ता चाहते हैं कि एकनाथ शिंदे को ही फिर मुख्यमंत्री के तौर पर कायम रखा जाए, वहीं 132 सीटें जीतने वाली बीजेपी के कार्यकर्ता अपनी पार्टी का मुख्यमंत्री चाहते हैं। फिलहाल बीजेपी कोई जल्दबाजी नहीं दिखा रही है और सभी पहलुओं पर गंभीरता से विचार करके ही आगे बढ़ना चाहती है। तो एकनाथ शिंदे के जो समर्थक हैं शिवसेना शिंदे के, वो लगातार इस बात का दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं बीजेपी आला कमान पर कि एकनाथ शिंदे को ही मुख्यमंत्री के तौर पर कायम रखा जाए। एकनाथ शिंदे इस समय कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं। अगले मुख्यमंत्री का चुनाव होने तक राज्यपाल ने उन्हें मुख्यमंत्री बने रहने को कहा है। लेकिन महायुति ने जिस तरह का जनादेश हासिल किया उसमें बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी 132 सीटों के साथ, और एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे तो उनको भी जबरदस्त श्रेय इस सब का दिया जा रहा है। और मुख्यमंत्री को लेकर आखिर पेच कहां फंसा है, ये जानने के लिए हमारे सहयोगी सुनील सिंह ने बात की शिवसेना के प्रवक्ता संजय शिरसाट से। विधानसभा चुनाव परिणाम आए 4 दिन हो चुके हैं। महायुति को भारी जीत भी मिली है, लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री कौन होगा ये तय नहीं हो पाया है। लिहाजा अभी तक शपथ विधि बाकी है। मेरे साथ हैं शिवसेना एकनाथ शिंदे के प्रवक्ता संजय शिरसाट, जो संभाजी नगर से विधायक चुनकर आए हैं, उन्हीं से बात करते हैं। सर, 4 दिन हो गया, कौन होगा मुख्यमंत्री ये तय नहीं हो पा रहा है, एकनाथ शिंदे या देवेंद्र फडणवीस? देखिए, चुनाव होने के बाद सभी विधायकों को मुंबई बुलाया गया था। गठ नेता चुनने की प्रोसेस 2 दिन लगातार चलती रही। आज बीजेपी के गठ नेता चुना जाएगा और ये सब 3-4 दिन इसमें जो जाते हैं वो ज़रूरी होते हैं। अब जो चयन होने जाने का है तो वो मुख्यमंत्री नाम का, तो इसके लिए एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस जी, अजीत दादा है, मोदी जी है, अमित शाह साहब है, ये सब मिलके इसके ऊपर एक राय बनना है। मतलब आप लोगों के हिसाब से एकनाथ शिंदे ही बड़ा चेहरा है महाराष्ट्र के? नहीं, हमारे हिसाब से तो बड़ा चेहरा एकनाथ शिंदे साहब ही है। उनका जो राजनीति उन्होंने जो की है, जिस तरीके से उन्होंने काम किया है, उनका एक अलग सा रिकॉर्ड बन चुका है। कॉमन मैन कौन, तो एकनाथ शिंदे। सबको मिलने वाला मुख्यमंत्री कौन, एकनाथ शिंदे। योजना लाने वाला कौन, एकनाथ शिंदे। इम्प्लीमेंट करने का वाला कौन, एकनाथ शिंदे। भले सबका सहयोग था, ऐसा नहीं है कि सब अकेले। चाणक्य कौन तो बोलते हैं देवेंद्र फडणवीस। अब ये देखो, मंत्रिमंडल है, इसमें चाणक्य की भूमिका एक जन निभाएगा, कोई और कोई भूमिका निभाएगा, ये तो चलते ही रहेगा ना। लेकिन राजा राजा ही होता है। अच्छा, कुछ बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व से कहीं से कुछ आया, सीएम पद के चेहरे के बारे में कोई संदेश भेजा गया? जैसा कि रामदास आठवले कह रहे हैं कि बता दिया गया है एकनाथ शिंदे को कि भाई आपको इस बार या तो डिप्टी सीएम बनना है, अगर नहीं बनना चाहे तो केंद्र में आ सकते हैं, केंद्र में ले सकते हैं। अरे रामदास आठवले को सीरियसली मत लो, वो बेचारों ने उनकी राय रखी है। उनको लगता है वो शायद केंद्र में सुखी होंगे इसलिए उन्होंने बताया। लेकिन हमको राजनीति महाराष्ट्र में करनी है, महाराष्ट्र में ही हम संभालेंगे और महाराष्ट्र की राजनीति छोड़ के एकनाथ शिंदे साहब केंद्र में नहीं जाएंगे। और ऐसी कोई भी ऑफर उनको आई भी नहीं है, ना वो स्वीकार भी नहीं करेंगे। मतलब अभी तो कुछ बात ही नहीं हुई सीएम पद पे? इसके बारे में कोई बातचीत नहीं हुई। अभी फोनो फ्रेंड होते रहता है, लेकिन अभी जो मेन जो बैठक है वो होके कल परसों तक ये नाम डिक्लेयर हो जाएगा। इस बीच एक ताज़ा खबर ये आ रही है कि कल दिल्ली में महायुति की बैठक हो सकती है। एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार के दिल्ली आने की संभावना है इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए, और गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात हो सकती है। ये खबर है कि मुख्यमंत्री पद पर कल फैसला हो जाएगा, यानी कल ये सस्पेंस जो है वो ख़त्म हो जाएगा कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। दिल्ली में ही मुख्यमंत्री पद पर मुहर लगेगी, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। और अभी तक
जो तीनों बड़े नेता हैं वो दिल्ली नहीं आए थे। दिल्ली से भी कोई बड़ा नेता अभी तक महाराष्ट्र नहीं गया था। हमारे साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र दीक्षित हैं जो ठाणे में हैं, जहां कुछ देर बाद एकनाथ शिंदे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। जितेंद्र, महाराष्ट्र का ये जो महासस्पेंस है ये शायद कल खत्म हो जाए। कल जो अभी हमारे पास खबर आई है उसके मुताबिक तीनों नेता फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार कल दिल्ली जा रहे हैं। आप महाराष्ट्र की राजनीति पर बारीक निगाहें रखे हुए हैं, आपका क्या आकलन है और कुछ देर बाद शिंदे क्या कर सकते हैं? क्या कुछ कोई ऐलान कर सकते हैं? देखिए, 4 दिन हो गए हैं विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हुए, लेकिन अब तक महायुति गठबंधन जिसे कि स्पष्ट बहुमत मिला है उसने राज्यपाल के पास जाकर सरकार बनाने का दावा नहीं किया। और इसके पीछे एकमात्र कारण यही है कि मुख्यमंत्री पद को लेकर पेंच फंसा हुआ है। एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना मुख्यमंत्री पद पर दावा कर रही है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी मुख्यमंत्री पद छोड़ने को तैयार नहीं है। मैं इस वक्त ठाणे में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के निजी घर के बाहर यहाँ पर मौजूद हूँ और अब से कुछ देर में ही जो जानकारी मिली है कि एकनाथ शिंदे प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने वाले हैं। अब तक यहाँ पर ये बात गौर करने वाली है कि चुनाव नतीजे आने के बाद जब से मुख्यमंत्री पद को लेकर ये खींचतान शुरू हुई है तब से लेकर अब तक एकनाथ शिंदे ने चुप्पी साध रखी थी, उन्होंने कोई बयान नहीं दिया था। कल भी जब वो राज्यपाल के पास अपना इस्तीफा देने गए तो उसके बाद भी उन्होंने मीडिया से कोई बातचीत नहीं की थी और तस्वीरों में हम साफ देख सकते थे कि एकनाथ शिंदे काफ़ी तनाव में नजर आ रहे थे, परेशान दिख रहे थे। और आज उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने निजी घर पर बुलाई है। ये बात भी गौर करने वाली है, अब तक एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनने के बाद सरकारी आवास वर्षा पर प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते थे, सरकारी बंगले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते थे, लेकिन ये पहली बार हो रहा है कि जब उन्होंने अपने निजी आवास पर यहाँ पर प्रेस को बुलाया है, यहाँ पर वो मीडिया को संबोधित करेंगे। उम्मीद की जा रही है कि कोई बड़ी अनाउंसमेंट, कोई बड़ी घोषणा वो करने वाले हैं मुख्यमंत्री पद को लेकर कि उनकी पार्टी का रुख क्या है, क्या वो मुख्यमंत्री पद को लेकर अड़े रहेंगे या फिर उनकी किसी प्रकार की बातचीत बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के साथ में हुई है, क्या कोई फ़ोन आया है बीजेपी के केंद्रीय नेता का और उसके बाद ये कोई फैसला लेने वाले हैं, उसकी जानकारी अब से कुछ मिनटों बाद ही एकनाथ शिंदे यहाँ पर देंगे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एकनाथ शिंदे खेमे की ओर से 3 से 4 ऐसे तर्क दिए गए हैं जिसके आधार पर ये मुख्यमंत्री पद पर दावा कर रहे हैं। सबसे बड़ा तर्क ये है कि महायुति ने ये चुनाव एकनाथ शिंदे के चेहरे को लेकर लड़ा। सरकार का चेहरा एकनाथ शिंदे थे, वे मुख्यमंत्री थे, ये सबसे बड़ा तर्क है। और चूंकि उनके कार्यकाल को लोगों ने पसंद किया इसीलिए तो महायुति को वापस चुना गया, ये दावा है। दूसरा बड़ा कारण ये है कि मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना, इस योजना ने गेम चेंजर का काम किया और इसी की वजह से महायुति को इतना बड़ा बहुमत मिला है। तो वो ये योजना भी इन्हीं की संकल्पना थी, इनके ब्रेन चाइल्ड थी, इसके लिए इसका क्रेडिट इनको मिलना चाहिए। तीसरा अहम कारण ये है कि शिवसेना का यह कहना है कि हमने गठबंधन का धर्म निभाया, हमने न केवल अपनी पार्टी के उम्मीदवारों का प्रचार किया बल्कि उसी आक्रामकता के साथ में हमने बीजेपी के उम्मीदवारों का भी प्रचार किया और इसकी वजह से बीजेपी के उम्मीदवारों की जीत हुई, ये बड़ा कारण है। और चौथा उनका ये कहना है कि भले ही हमारी सीटें बीजेपी की तुलना में कम हो, लेकिन ऐसा तो बिहार में भी हुआ है, बिहार पैटर्न यहाँ पर लागू करना चाहिए। बिहार में भी नीतीश कुमार को बीजेपी ने अपना समर्थन दे रखा है जबकि जेडीयू की सीटें बीजेपी से कम हैं, ये चौथा कारण है। तो इस तरह के कारण दिए गए हैं। और पांचवा कारण ये भी बताया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे ने एक बड़ा पॉलिटिकल रिस्क लिया जब उन्होंने उद्धव ठाकरे से बगावत की और बीजेपी के साथ में आ गए, तो उन्होंने एक राजनीतिक रिस्क लिया अपने करियर में जिसकी वजह से 2.5 साल तक महाराष्ट्र में बीजेपी की सत्ता वापस लौट पाई। तो इस बात को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए और इन्हीं 5 तर्कों के आधार पर एकनाथ शिंदे का खेमा फिर से मुख्यमंत्री पद की मांग कर रहा है और इसी वजह से बीते 4 दिनों से यह गतिरोध बना हुआ है। तो मुझे लगता है कि इस गतिरोध का खात्मा जो है कल दिल्ली में जब बैठक होगी केंद्रीय नेतृत्व के साथ महाराष्ट्र के इन तीनों घटक दलों के आला नेताओं के साथ में, तो उसके बाद ही हो सकेगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पर क्या होता है ये हमें देखना है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर माहौल बन रहा है, शिवसेना के कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं और कुछ देर में एकनाथ शिंदे संबोधित करेंगे। तो लग रहा है कि कोई बड़ी घोषणा एकनाथ शिंदे कर सकते हैं। वो घोषणा क्या होगी इसको लेकर फिलहाल कयास ही लगाए जा रहे हैं। क्या वो मुख्यमंत्री पद को लेकर अपना दावा छोड़ेंगे या फिर कोई और प्रकार की डिमांड रखते हैं,
ये तमाम बातें जो है यहाँ पर अब से कुछ देर में ही स्पष्ट हो जाएंगी। हम देख रहे हैं कि ना केवल यहाँ पर कार्यकर्ता बल्कि शिवसेना के विधायक भी यहाँ पर आने शुरू हो गए हैं और जिस तरह से यहाँ पर माहौल बनाया जा रहा है उसको देखकर हम ये साफ तौर पर कह सकते हैं कि कोई बड़ी घोषणा अब से कुछ देर में ही एकनाथ शिंदे यहाँ पर अपने निजी निवास पर करने जा रहे हैं। जी, अब ये देखना है कि एकनाथ शिंदे कोई प्रेशर बिल्डिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं या फिर उनको कल होने वाली बैठक का पूर्वाभास हो चुका है, ये निश्चित ही सामने आएगा। जितेंद्र, मैं आपसे एक और सवाल करना चाहता हूं। हमने राजस्थान देखा, हमने हरियाणा देखा, हमने मध्य प्रदेश देखा, लगभग सब जगहों पर बीजेपी के आला कमान ने एक आउट ऑफ द बॉक्स जाकर एक काम किया, एक ऐसे आदमी को सत्ता में लेके आए जिसके बारे में कोई सोच नहीं रहा था। क्या कहीं दूर दूर तक भी ऐसी कोई संभावना महाराष्ट्र में आपको लगती है कि सब हैरान हो जाएं और जो हम सोच रहे हैं वो हो ही ना, कुछ और हो जाए, कोई और नेता बन जाए? क्या इस तरह की भी किसी संभावना पर जानकारों के बीच कोई अटकलें लग रही हैं, कयास लग रहे हैं? आप महाराष्ट्र के तमाम जानकारों से लगातार बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जो सवाल आपने पूछा है ये सवाल महाराष्ट्र में लगभग सभी के जहन में है कि मान लीजिए अगर ये सवाल सेटल हो जाता है कि मुख्यमंत्री किसका होगा और बीजेपी की झोली में मुख्यमंत्री का पद आ जाता है तो फिर बीजेपी में से कौन मुख्यमंत्री होगा? देखिए, सबसे बड़े फ्रंट रनर तो देवेंद्र फडणवीस ही हैं, जिनके नेतृत्व में महायुति ने चुनाव लड़ा, जो कि प्रमुख रणनीतिकार हैं। सीटों के बंटवारे में उनकी भूमिका थी, उम्मीदवारों के चयन में उनकी भूमिका थी, उनको 2 बार मुख्यमंत्री रहने का अनुभव है, विपक्ष के नेता के तौर पर उनका अनुभव है। तो इन तमाम बातों के मद्देनजर देवेंद्र फडणवीस ही सबसे पहला नाम है। लेकिन मान लीजिए कि अगर वही पैटर्न अपनाया जाता है जो मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के मामले में अपनाया गया था कि किसी लो प्रोफाइल चेहरे को जिसको कोई नहीं जानता, उन प्रदेश के अलावा प्रदेश के बाहर ऐसे किसी चेहरे को अगर बना दिया जाता है तो क्या होगा? तो ऐसे में कौन से नाम हो सकते हैं जो कि देवेंद्र फडणवीस के जगह पर हों? तो जिन नामों की चर्चा हो रही है, मैं ऐसे कुछ नाम आपके सामने रखना चाहता हूं। एक नाम जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो आशीष शेलार का नाम है। सुधीर मुनगंटीवार ये विदर्भ के नेता हैं, इनके नाम की चर्चा हो रही है। चंद्रशेखर बावनकुले ये महाराष्ट्र बीजेपी के प्रमुख हैं, इनके नाम की चर्चा हो रही है। तो इस तरह के 4-5 नाम हैं। चंद्रकांत पाटिल के नाम की चर्चा हो रही है, लेकिन सबसे प्रमुख नाम जो है देवेंद्र फडणवीस का ही है। क्या नितिन गडकरी भी कोई नाम हो सकता है अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो? नितिन गडकरी के नाम की चर्चा तो नहीं हो रही है, लेकिन बीजेपी जिस तरह से झटके देने के लिए जानी जाती है तो कोई आश्चर्य नहीं होगा कि अगर वाइल्ड कार्ड एंट्री के तौर पर जो है उनका नाम भी अचानक सामने आ जाए। हालांकि नितिन गडकरी बार बार कहते आए हैं, कई बार उन्होंने सार्वजनिक तौर पर यह कहा है कि अब उन्हें महाराष्ट्र की राजनीति में नहीं पड़ना है, उन्हें वापस मुंबई नहीं आना है, अब वो दिल्ली की ही राजनीति करना चाहते हैं, केंद्र में ही रहना चाहते हैं और उनका कोई इंटरेस्ट वापस महाराष्ट्र लौटने में नहीं है। ये वो अनेक बार कह चुके हैं। विनोद तावड़े को लेकर के जितेंद्र, आपका क्या आकलन? देखिए, विनोद तावड़े जो है 2019 के बाद महाराष्ट्र की राजनीति से बाहर कर दिए गए थे। विनोद तावड़े एक मराठा चेहरा हैं और 2014 में जो देवेंद्र फडणवीस की कैबिनेट थी उसमें वो शिक्षा मंत्री थे, लेकिन 2019 में उनको टिकट नहीं दिया गया और उनको केंद्रीय संगठन में भेज दिया गया। वो पार्टी के अब सचिव बना दिए गए हैं, राष्ट्रीय सचिव बना दिए गए हैं और उनके बारे में ये बताया जाता है कि वो अमित शाह के काफ़ी खास हैं। अमित शाह के किसी भी राज्य में जो ऑपरेशन होता है तो उसमें विनोद तावड़े की बेहद अहम भूमिका होती है। तो ऐसे में एक नाम विनोद तावड़े का भी है। जिन नामों की चर्चा हो रही थी उसमें मैं आपको ये नाम बताना भूल गया था। विनोद तावड़े भी देवेंद्र फडणवीस के बाद जिन नामों की चर्चा हो रही है उनमें से एक बड़ा नाम विनोद तावड़े का भी है। लेकिन महाराष्ट्र की सियासत काफ़ी दिलचस्प हो चुकी है। इस सब के बीच अजीत पवार भी अपना एक वेट रखते हैं। अजीत पवार ने हालांकि साफ कर दिया है कि मुख्यमंत्री तो वो नहीं होंगे। वो किस तरफ झुकाव दिखाएंगे, उनका झुकाव दिखाना भी काफ़ी मैटर करेगा बीजेपी की कोई फैसला ले। देखिए, जो चुनाव नतीजे आए हैं उनमें जो 3 बड़े घटक दल हैं महायुति के, उनमें सबसे बड़ा दल बीजेपी है और सबसे छोटा दल जो है 3 दलों में वो है अजीत पवार का, जिन्हें कि 41 सीटें मिली हैं। तो अजीत पवार तो ये समझ गए हैं कि उनका कोई सीन बन नहीं रहा है, उनकी बारी नहीं आ सकती। हालांकि उनकी महत्वाकांक्षा अक्सर सार्वजनिक होती रही है कि वो भी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन अजीत पवार की पार्टी ने पहले ही ये कह दिया है
कि उनका समर्थन, हालांकि आधिकारिक तौर पर ऐसा कोई बयान नहीं आया, लेकिन उनके जो नेता हैं जी। वो पत्रकारों से बोलते रहे कि हम बीजेपी के चेहरे का समर्थन करेंगे, हमारी ओर से जो भी बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा उसको हमारा समर्थन रहेगा। लेकिन मान लीजिए कि अगर कहीं ऐसा होता है कि 5 सालों के लिए बीजेपी ये फैसला करती है कि 2.5 साल अगर बीजेपी का मुख्यमंत्री हो जाए या 2.5 साल शिवसेना का मुख्यमंत्री हो जाए, ऐसे फॉर्मूले की संभावना हालांकि कम है, लेकिन मान लीजिए अगर ऐसी संभावना होती है, तब फिर अजीत पवार बिल्कुल जो है दावा करेंगे कि अगर तीनों दलों के बीच में मुख्यमंत्री पद को बांटना है तो फिर हमको क्यों जो है रखा जाए पीछे, हमको भी जो है कोई टेन्योर मिलना चाहिए, कुछ वक्त हमें भी मुख्यमंत्री पद मिलना चाहिए। ये दावा उनकी ओर से ऐसी स्थिति में हो सकता है। जी, महाराष्ट्र की सियासत बहुत दिलचस्प बनी हुई है। जितेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। ब्रेक के बाद हम आपके पास फिर लौटेंगे। इस बीच शिवसेना उद्धव ठाकरे के जो नेता संजय राउत हैं, वो महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के ऐलान को लेकर हो रही देरी पर क्या कह रहे हैं, ये सुनते हैं और फिर लौटते हैं ब्रेक के बाद। देखिए, उनको भारी बहुमत मिला है, फिर भी 6-7 दिन हो गए, मुख्यमंत्री या सरकार नहीं बन पा रही। उसका मतलब क्या हम समझ सकते हैं? हमें कहा गया था, जब हमें सरकार बनाने का हमें एक आशा लग रही थी, तो हमें कहा गया था 26 के बाद अगर सरकार नहीं बनी तो महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा। क्या? तो अभी लगाइए राष्ट्रपति शासन, सरकार नहीं बन रही है।